Hey everyone, today we have to discuss about the hemoglobin, the most important constituent of the RBC, and the iron and its metabolism, which is again the most important content of the hemoglobin. So these are the objectives of today. We are going to discuss, and then this is introduction of hemoglobin. Hemoglobin is a conjugated protein present inside the RBCs, has a unique property of combining reversibly with oxygen. रिवर्सिबली यहाँ पे देखने वाली बात है बिकॉज इट कैन ज्वाइन विद ऑक्सीजन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड इट कैन release oxygen whenever need. If the hemoglobin is of having more affinity toward the oxygen, mind it, think about that hemoglobin, then what will happen? Hemoglobin will take the oxygen from the lungs but it will not deliver to the tissues. So that's why this mechanism should be balanced, yani reversibly it should give oxygen to the tissues and it can take oxygen from the lungs. Hemoglobin is composed of a protein globin which is combined with heme. Heme is the iron containing compound of porphyrin class जिसमें tetrapyral structure होता है and that's why it is known as conjugated protein. When we will discuss about the protein, then we will share about the types of proteins, the simple proteins, the conjugated proteins, the complex protein that we will take later. So globin protein प्लस प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या हो गया इसमें? हीम. और यहाँ देखने वाली बात यह है कि अदर हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, मेनली द मायोग्लोबिन एंड द साइटोक्रोम सी. द hemoglobin being enclosed in the RBCs have many advantages as follows. हीमोग्लोबिन को आरबीसी के अंदर क्यों रखा गया? हीमोग्लोबिन वैसे भी ऑक्सीजन कैरी करता है. सो इफ हीमोग्लोबिन इज बीइंग कैप्ट अलोन, ऐसा उसको ब्लड में छोड़ देते तो अच्छा था ना कि वो ऑक्सीजन आराम से ले जाता और जहाँ जहाँ देना है दे देता. तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट हीमोग्लोबिन शुड बी पैक्ड इनसाइड द आरबीसीज. आरबीसीज आर नथिंग बट द पैकेट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, माइंड इट. इससे में फ़ायदा क्या मिला? देखिए, गैस ट्रांसपोर्ट बिकम्स ईजियर एंड मोर इफेक्टिव. ईजी भी हुआ और इफेक्टिव भी हुआ. विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज नॉट रेज्ड. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज डिपेंडेंट अपॉन मेनली द ग्लोबुलिन, द कंटेंट ऑफ द एल्बुमिन प्रोटीन्स, है ना. तो जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है. इफ हीमोग्लोबिन इज केप्ट आउटसाइड द आरबीसीज, तो जो 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन्स आर केप्ट इन वन आरबीसी, वो सब बिखर जाते. एंड दिस ऑल हीमोग्लोबिन्स as a single molecules, they will increase the viscosity of the blood. So while keeping in the inside the RBCs, viscosity of blood is not raised. ये वाली बात देखने की है. And excretion through the urine is prevented. छोटा सा molecule है, 65,000 इसका molecular weight है. So it will easily pass through the filtering membrane of the kidney if it is alone. इसीलिए that's why it is kept inside the आरबीसीज, वो यूरिन में पास ना हो जाए, है ना. हीमोग्लोबिन एस्केप्स डिस्ट्रक्शन बाय द आरई सेल्स. आरई सेल्स तो बैठी ही हैं कि कोई भी खराब चीज़ आए या कोई भी छोटी मोटी चीज़ आए तो उसको पकड़ के खा के ख़त्म कर दिया जाए. दे आर द स्कैवेंजर्स ऑफ द सिस्टम. जो भी हमारी एबनॉर्मल आरबीसी होती है उसको ख़त्म करती है. सो ऐसे ही वो हीमोग्लोबिन को भी ख़त्म कर सकती थी अगर हीमोग्लोबिन ऐसे अलोन मूव करता. इसीलिए इट इज़ बेटर टू कीप इनसाइड द आरबीसीज. तो ये सब बेनिफिट मिला हमको आरबीसी से. हीमोग्लोबिन गिव्स रेड ब्लड सेल्स देयर कलर, कैन कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, एसोसिएट्स विद एंड डिसोसिएट्स विद ऑक्सीजन एंड कंटेन्स आयरन. तो ये सब जो इसकी खासियत है, रेड कलर ऑफ आरबीसीज और द कलर इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. Can carry up to 4 molecules of oxygen. 1 molecule of hemoglobin can carry 4 molecules of oxygen, है ना. और देखते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स, यानी अगर हम बात करें कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना कितना होता है सब में, बिकॉज एज वी नो फिजियोलॉजी रन्स इन रेंज. एवरीथिंग हैज अ डेफिनेट रेंज. उसके ज़्यादा और कम होने पे पर्सन डिजीज हो जाता है. हीमोग्लोबिन का भी एक सर्टेन रेंज है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन न्यूबॉर्न बेबीज थोड़ा ज़्यादा होता है, 17 to 22. In children 11 to 13,
और अगर एडल्ट मेल की बात करें तो 14 to 18 एंड एडल्ट फीमेल की बात करें तो 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड. इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राम परसेंटेज भी बोलते हैं, बिकॉज 100 ml में दिख रहा है डेसीलीटर में. सो दैट्स वाई इट इज़ डायरेक्टली गिवन द रीडिंग ऑफ ग्राम परसेंटेज. ये हीमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसीज. अब बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की बात हो रही है इतनी देर से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो इसके अंदर जो है, जो आयरन है ना. तो आयरन अगर नहीं हो तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता, आरबीसी नहीं बनती और पर्सन एनीमिक हो जाता है. तो इसलिए हमें थोड़ा सा आयरन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा. वी हैव टू डिस्कस अबाउट आयरन मेटाबॉलिज्म बिकॉज दिस लिंक विल शो हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन इज देयर इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. Iron metabolism. Iron is important element of the body. It is needed for the synthesis of hemoglobin, myoglobin and cytochrome, etc. Total body iron is 3 to 5 grams. 3 to 5 grams only. किसी भी आदमी के अंदर आधा किलो आयरन, 250 ग्राम आयरन नहीं होता है. Only 3 to 5 grams of iron is there, of which 2/3 is present in the blood. जिसमें से 2/3 ही ब्लड में रहता है, और वो भी मेनली इन हीमोग्लोबिन एंड रेस्ट इन अदर टिश्यूज. सोर्सेज ऑफ आयरन की बात करें तो आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट, बट आयरन इन बॉडी इज ऑल्सो रिसाइकिल्ड एंड दस द मेजर सोर्स इज द डेड आरबीसीज. आयरन हमें डाइट से भी मिलता है, जो भी हम डाइट लेते हैं आयरन, जो भी हम लोग पालक खाते हैं, सब्जी खाते हैं, मीट फिश एग लेते हैं, वहाँ से तो मिल जाए. लेकिन हमारी बॉडी के अंदर आयरन का जो मेन सोर्स हो जाता है वो हो जाता है जो हमारी डेड आरबीसीज है. RBCs, when we will take up the lecture of fate of RBCs, then we will see this kind of things happening. The foods rich in iron, mostly as heme, are meat, fish, eggs, etc. हमारी जो vegetables हैं also contain iron in plenty, but complexed with phytate, oxalate and phosphate. हम लोग हरी सब्जी तो बहुत खाते हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि मीट फिश और एग में जो होता है दैट इज़ द हीम आयरन, जो डायरेक्टली कंज्यूम, जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकता है इन द इंटेस्टाइन. और यहाँ पे क्या है, ये वाला आयरन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है फाइटेट, ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट के साथ. सो इसको पहले थोड़ा सा अलग करना और आयरन को अलग से टेकअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. एक चीज़ और यहाँ पे कहने वाली बात है कि दोज पर्सनस वो आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मिल्क, जो सिर्फ दूध पीते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ. पुराने ज़माने में होता था कि जब हिंदू विडोज़ होती थी, उनको बोला जाता था कि तुमको सब्जी मसाला नहीं खाना है, ऐसा वैसा नहीं खाना है, तो देन दे हैव टू डिपेंडेंट अपॉन द फुल्ली ऑन द मिल्क डाइट. सो द मिल्क अदर देन द ह्यूमन मिल्क इट इज़ वेरी बैड सोर्स ऑफ आयरन. उसमें बहुत ही आयरन लेस रहता है. सो दैट्स वाई दैट पर्सन्स वो आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मिल्क, दे विल सफ़र फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी एंड अल्टीमेटली दे विल हैव अनीमिया. इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क इंजरी. यहाँ पे एक टर्म आया है मिल्क इंजरी. ओके, देन डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है आयरन का. डेली रिक्वायरमेंट जैसे हम लोग बोलते हैं कि आयरन टैबलेट्स खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ. सो वंस यू आर टेकिंग द आयरन टैबलेट्स, टू मच आयरन ऑफ इन द डाइट और टैबलेट, सो यू विल नॉट बिकम द आयरन मैन. माइंड इट. आयरन की रिक्वायरमेंट हमारी सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीग्राम है ना, 1 मिलीग्राम पर डे. And females are having some more, that is more than 1 milligram per day. As the females in reproductive age lose more iron through the menstruation, lactation and pregnancy also require some more iron. Diet taken by an ordinary Indian contains plenty of iron, but absorption depends on number 1 need of the body, number 2 the condition of the gut, and number 3 द फॉर्म ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द डाइट. ठीक है, हमारी बॉडी की जितनी नीड होगी उसी हिसाब से हमारी बॉडी आयरन एब्जॉर्ब करती है. कंडीशन ऑफ गट. गट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर गट उतना कैपेबल नहीं है टू टेक द आयरन, या आयरन को जो फेरिक फॉर्म से फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट, दिस मैकेनिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन द गट, देन ऑल्सो द आयरन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब प्रॉपरली. देखेंगे आगे कैसे होता है. Absorption of iron. Iron is absorbed in the upper part of the small intestine, mostly in the duodenum. It is absorbed in ferrous state. हमारी जो डाइट होती है उसमें फेरिक फॉर्म में रहता है, but we have to absorb in the ferrous state. We will see later.
देन रेगुलेशन ऑफ आयरन मैकेनिज्म कैसे होता है? रेगुलेशन ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन प्रोबेबली अकर्स एट द लेवल ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम. इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम होती है वो रेगुलेशन करती है. इफ द बॉडी नीड्स मोर आयरन इट विल कंज्यूम एंड इट विल स्टोर द आयरन. इफ बॉडी डजंट नीड द आयरन तो इट विल स्लफ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द एपिथेलियम. वो एपिथेलियम हमारी वैसे की वैसे निकल जाती है, डेजुडा बन के स्टूल में निकल जाती है. तो दिस इज कॉल्ड म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी. जो हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है दैट कैन रेगुलेट द absorption of iron and storage of iron and release of iron, and if there is no need of the iron then it will be released from the intestinal mucosa and it will be excreted in the stool. So this is mucus block. This is called mucus block theory, है ना. आयरन मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं. नंबर 1, food, whatever food we are taking, it may be meat, fish, egg, or it may be पालक सब्जी और हरी सब्जी, that green vegetables which are a good source of iron. So उसमें आयरन जो रहता है that is in the ferric form. When this ferric form is coming inside the stomach, so stomach में क्या होता है? HCl. तो जो HCl जो होता है with the help of vitamin C, it will convert this ferric form into the ferrous form. ठीक है. अब जब ferrous form में अंदर आ गया, स्टमक की मुकोसा के अंदर ले लिया, अब then it is going to the intestine part. ठीक है. So in the small intestine this ferrous form is traveled and then वहाँ पे क्या होगा? From the intestine का जो lumen है, from the intestinal lumen it has to go inside the enterocytes. अंदर जो हमारी जो intestine की cells हैं उसके अंदर जाना होता है. ठीक है. So in that part वहाँ पे चाहिए अब हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो इस आयरन को अंदर ले जाएगा. ठीक है. वहाँ पे आता है एपोट्रांसफेरिन. Apotransferrin is secreted from the liver. So this iron, this ferrous form is bind with the apotransferrin and becomes the transferrin. ठीक है. ट्रांसफेरिन बन गया. ट्रांसफेरिन इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर द आयरन. याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज डिफरेंट एंड द स्टोरेज प्रोटीन इज डिफरेंट. अभी आगे देखेंगे. तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो था ट्रांसफेरिन, जब इसको फेरिक फॉर्म में लिया तो उसको धीरे से लेके अब इसको घुसना है कहाँ? इन द एंटेरोसाइट्स. ठीक है. अब जा रहा है ये थ्रू द पिनोसाइटोसिस, यानी दिस आयरन पार्ट इसको थोड़ा सा ऐसे लेके सेल ऐसे काटेगी और अंदर ले लेगी. ठीक है. सो दिस स्मॉल टेकिंग ऑफ द थिंग्स, दिस कॉल्ड पिनोसाइटोसिस. बड़ी चीज़ होती है एंडोसाइटोसिस, यहाँ पे थोड़ा बात कर रहे हैं, दैट इज वाई पिनोसाइटोसिस. सो दो नाउ इट गो इनसाइड द एंटेरोसाइट्स, जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं उसके अंदर आ जाता है. And then it is stored as ferritin with the help of this storage protein. This iron is stored in the enterocytes as ferritin. अब जब ये ferritin बना रहता है तो it will be stored in the enterocytes. धीरे धीरे स्टोर होता रहता है. अब क्या हुआ? whenever body needs iron, आयरन चाहिए. क्यों चाहिए? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट कि आरबीसी बननी है. ठीक है. सो whenever there is a need of iron then it will be released in the plasma. प्लाज्मा में रिलीज कर देते हैं. अब जब देखिए यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब स्टोरेज था तो फेरिटिन था, जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसफेरिन के रूप में. ठीक है. सो दिस इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर. देन इज कमिंग इन द ट्रांसफेरिन फॉर्म. ट्रांसफेरिन अगेन दिस इज Fe3 ओनली. ट्रांसफेरिन इसको ले जा रहा है, प्लाज्मा में घूम रहा है एंड वेन एवर देर इज द डेवलपिंग आरबीसी दैट इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्ट सेल. ब्लास्ट सेल जो होती हैं वो डेवलपिंग आरबीसी है. And while in the development and maturation they need iron to form the hemoglobin, so they will take this iron from the plasma. ठीक है. So these erythroblasts जो developing RBCs हैं, they will take this iron from the plasma for the hemoglobin synthesis. Now this ultimately becomes the RBC. अब ये जो अंदर RBC में जा रहा है that is it should be in the ferrous form. ठीक है. RBC में रहा, RBC में पूरा काम की 120 days. अब क्या हुआ? RBC we will see in the chapter of fate of RBC. So उसमें क्या मिलेगा? Then this when the RBC ruptures this iron will be released again. ठीक है. with the help of RE cells. RE cells क्या करती है? RBC को तोड़ पाड़ के और उसमें से हीमोग्लोबिन हीम निकाल के and then आयरन को निकाल लेती हैं and this iron is again stored as ferritin. ferritin के रूप में यहाँ पे Fe3 यानी फेरिक फॉर्म में फिर से स्टोर रहता है. So this again stored and whenever there is a need it will come to the plasma.
क्लियर हो गया? सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक रिसाइकलिंग चल रही है ना? प्लाज्मा से इरेथ्रोब्लास्ट, आरबीसी फिर रप्चर हुई, आरी सेल में स्टोर हुआ, एंड देन अगेन इज गोइंग टू द प्लाज्मा, देन दिस काइंड ऑफ रिसाइकलिंग इज गोइंग ऑन. दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग इन द फर्स्ट सोर्स ऑफ आयरन दैट इज द डेड आरबीसीज. समझ में आ गया? और बाकी क्या होता है, इफ देर इज नो नीड ऑफ आयरन तो क्या होता है, जो एंटेरोसाइट्स हैं वो स्लफ अप हो जाती है एंड दिस विल गो टू द स्टूल. दिस इज टोटल अबाउट आयरन मेटाबॉलिज्म. आयरन एक्सेस एक चीज़ आती है, ठीक है? जब मैंने शुरू में बोला था कि आयरन एक्सेस हो सकता है, आयरन एक्सेस कैसे होगा कि इफ़ यू आर टेकिंग मोर एंड मोर आयरन इन द डाइट, इफ देर इज टू मच फेरिटिन इन द बॉडी, ठीक है, hemocysteine is formed after aggregation. तो फेरिटिन जब स्टोर होता गया then it becomes the hemocysteine which is practically useless to the body. Excessive iron storage in the tissues produces a disease called hemochromatosis. Hem chromo means color, osis माने condition. Hemochromatosis. Hemochromatosis मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब आयरन ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वो जगह जगह अपना पिगमेंटेशन करने लगता है, एंड दिस इज कॉल्ड मेनली दिस इज एसोसिएटेड विद द ब्रॉन्ज डायबिटीज़, ठीक है? एंड आयरन ओवरलोड इज डेंजरस. इसलिए whenever the some kids or some children accidentally they are taking iron tablets, बहुत सारा खा लिया या iron tonic पूरा पी गया, so this is very dangerous condition because iron will not go easily from the body. It will store in the body, it will cause the hemocytosis or this is hemochromatosis, है ना? तो वो बहुत डेंजरस होता है. इसलिए जो लोग आयरन एक्सेस लेते हैं तो वहाँ पे आयरन निकालने का सिर्फ देर इज़ अ वन वे आउट ओनली, दैट यू हैव टू ब्लड लेटिंग, ब्लड को बाहर निकाल के ही हम आयरन सोर्स को कम कर सकते हैं. तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि डोंट टेक टू मच ऑफ एक्सेस ऑफ आयरन. अब डेली लॉस कैसे हो सकता है इस आयरन का, हमारे जो बॉडी से निकलता है कैसे, यानी कि दैट आयरन इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी मेनली थ्रू फीसेस यानी स्टूल में, एंड यूरिन, स्वेट एंड मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन में भी आयरन लॉस होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है. ब्लड लॉस जहाँ पे भी होगा आयरन लॉस होता है. एंड समटाइम्स देयर आर chronic diseases are there and bleeding due to any cause also lead to the iron loss. Chronic disease which is having blood loss kind of thing, ठीक है? तो जैसे ब्लीडिंग पाइल्स, गम ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग तो थोड़ी थोड़ी होती रहती है, ठीक है? एंड इंक्लूडिंग hookworm diseases. So in that conditions iron is slowly and gradually there is iron loss. अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. हमने बात कर लिया आयरन मेटाबॉलिज्म का. सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड इन द डेवलपिंग आरबीसीज इन द नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज. ये हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, दैट इज इरेथ्रोपोइसिस. इरेथ्रोपोइसिस में एक स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है? तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, देन देर इज अ इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, देन इट इज लेट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है? अर्ली से स्टार्ट होता है एंड इंटरमीडिएट में अपीयर हो जाता है हीमोग्लोबिन. तो इन द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट वी कैन से हीमोग्लोबिन इज देयर. एक सक्सिनिल को एंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन, ठीक है, इसको जो आरबीसी बाइंड करती है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ALA सिंथेटेज पायरोक्सिडेज फॉस्फेट क्या बनेगा, अल्फा अमाइनो बीटा कीटो एडिपिक एसिड, ये बना. देन विद द हेल्प ऑफ ALA सिंथेटेज एंजाइम दिस विल कन्वर्ट इनटू बीटा अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड यानी ALA अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड बनेगा. Then with the help of ALA dehydrogenase, it will convert into porphobilinogen 3. Porphobilinogen again converted into protoporphyrin 9. Protoporphyrin बन गया. ये क्या होता है, टेट्रा पैरावल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? जहाँ पे पैरावल स्ट्रक्चर होते हैं, टेट्रा मीन्स 4. तो दिस मेक दिस द हीम. जब यहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन 9 में जब हीम बना एंड देन आयरन यहाँ पे फेरस फॉर्म में जुड़ गया, देन इट बिकम्स हीन एंड देन इट इज ज्वाइनिंग विद द ग्लोबिन प्रोटीन, देन इट इज अल्टीमेटली फॉर्मिंग द हीमोग्लोबिन. तो यहाँ पे हमें दो बात समझ में आ रही है. अगर हीमोग्लोबिन बन रहा है और हीमोग्लोबिन अगर अच्छा बन रहा है तो भी हीम एंड ग्लोबिन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है. अगर खराब बन रहा है तो भी हीम एंड ग्लोबिन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है? हीम अलग आया एंड ग्लोबिन अलग से बन के आया.
द मेन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स ईच ऑफ अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स. जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, एक तो हीम बना, दैट इज यू कैन सी इन दिस रेड डार्क एरिया. यहाँ पे जो पायरोल रिंग्स दिख रही हैं, 4 पायरोल रिंग्स आर देयर. यहाँ पे मैं आपको मार्क कर दिखाता हूँ अगर मेरे को टूल मिल जाता है तो. ये जो है ना, ये वाला, दिस यू कैन सी 4 पायरोल रिंग्स आर देयर. इन सेंटर में यहाँ पे आयरन दिख रहा है, तो यहाँ पे पायरोल रिंग्स दिख रही है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 पायरोल रिंग्स आर देयर. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर. ओके, एंड दिस इज बाइंडिंग विद द ग्लोबिन प्रोटीन. तो एक हीम एंड एक ग्लोबिन यहाँ पे बाइंड हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं. और 2 तरह की ग्लोबिन चेन बनती है, वन इज अल्फा चेन एंड वन इज बीटा चेन. तो एंड एवरीबडी नोज कि जब प्रोटीन बनता है तो देर इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर. तो वन अमाइनो एसिड ज्वाइनिंग विद अनदर अमाइनो एसिड ज्वाइनिंग विद अनदर अमाइनो एसिड, दे विल मेक द लॉन्ग चेन एंड बिकम्स द प्रोटीन. तो यहाँ पे जो हमें ग्लोबिन प्रोटीन की जो चेन मिलती है दैट इज अल्फा चेन एंड बीटा चेन. डार्क ब्राउन जो देख रहे हैं, तो वहाँ पे ये बीटा चेन एंड अल्फा चेन. जो लाइट ब्राउन है वो अल्फा चेन. ठीक है. सो लाइक दिस 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स बनती है नॉर्मली. अल्फा सब यूनिट, जो अल्फा चेन की बात कर रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ 141 अमाइनो एसिड्स वहाँ पे रहते हैं. ठीक है. तो 141 अमाइनो एसिड्स ज्वाइनिंग टुगेदर आर मेकिंग द 1 अल्फा चेन. ऐसे ही 146 अमाइनो एसिड्स ज्वाइनिंग टुगेदर आर मेकिंग द बीटा चेन. ठीक है. तो अल्फा चेन एंड बीटा चेन, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो वहाँ पे 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स रहते हैं. इसमें से भी एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सीक्वेंस है 141 अमाइनो एसिड्स का, तो एट दैट 58 अमाइनो एसिड्स एंड 87 अमाइनो एसिड्स, जो 58th अमाइनो एसिड था एंड जो 87th अमाइनो एसिड है, दैट इज हैविंग द हिस्टिडीन. एंड दिस इज ज्वाइनिंग विद द दिस हीम पार्ट, है ना. इस हीम पार्ट से वो लिंक बनाता है. एंड मोर ओवर द 58th जो सीक्वेंस है दैट इज ज्वाइनिंग विद द ऑक्सीजन. ठीक है. ऐसा ही इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बीटा चेन, तो उसमें जो 63rd अमाइनो एसिड है एंड द 92nd अमाइनो एसिड है, बोथ आर हिस्टिडीन ओनली. तो दीज आर ज्वाइनिंग विद द दिस मेकिंग बॉन्ड विद द हीम. ऐसा जैसे ये 58th वाला और ये 87 वाला, ऐसे बीटा चेन में 63rd एंड 92 देर आर ज्वाइनिंग विद द हीम पार्ट. ठीक है. और जो 63rd जो अमाइनो एसिड है दैट इज हैविंग कैपेसिटी टू बाइंड विद द ऑक्सीजन. One heme, so now we can understand, one heme and one globin chain form one subunit. ध्यान रहेगा इतना बात. 4 such subunits form one hemoglobin. So one hemoglobin molecule has 4 iron atoms, 4 globin chains and binds with 4 molecules of oxygen. यहाँ पे हमें ग्रीन साइड में जो देख रहे हैं ये that is the हीम पार्ट, एंड इन ग्रीन साइड यू कैन सी इन द सेंटर देर इज अ आयरन, है ना. ध्यान से देखिए, सेंटर में आयरन दिख रहा है. 4 नाइट्रोजन एटम्स आर बाइंडिंग विद दैट आयरन पार्ट. ये बन गया हमें टेट्रापायरोल रिंग. ये हीम जो दिखाया है अलग से ग्रीन बाहर निकाल के. एंड देन यू कैन सी द डार्क रेड इज बीटा चेन, बीटा 1, एंड दिस इज नीचे लिखा हुआ है अल्फा 2 एंड दैट इज बीटा 2 एंड दिस इज अल्फा 1. तो ऐसा ही जो प्रोटीन का क्या होता है ना, जैसे एक लॉन्ग चेन होती है दैट इज डिसाइडिंग अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब फोल्डिंग हो जाती है दैट इज डिसाइडिंग अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो उस फोल्डिंग का जो सीक्वेंस होता है दैट इज डिसाइडिंग द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. तो ऐसे ऐसे जो घूम घूम के दिखाया है दैट इज जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ऐसा नहीं कि हीमोग्लोबिन देखने में ऐसा लगता है, बस दिखाया गया है यहाँ पे, है ना. सो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स आर क्लियरली विजिबल हेयर एंड सब में एक एक हीम लगा हुआ है. तो वी आर हैविंग दैट 4 iron atoms, 4 globin chains, that is making the hemoglobin. यहाँ तक क्लियर है. So this is the structure of hemoglobin as a diagrammatic representation. Types of hemoglobin. अब हमने देखा कि यहाँ पे जो अल्फा चेन बीटा चेन की बात किया है ना,
सो यहाँ से दिमाग में आने लगा कि यार इसका मतलब कुछ टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन हो सकता है. क्या हो सकता है? HbA, that is the adult hemoglobin. This is the most common type of hemoglobin. इसको normal hemoglobin भी बोलते हैं. Found normally in adults. The globin part in adult hemoglobin molecules consist of 2 alpha chains and 2 beta chains. यहाँ तक क्लियर था? अभी बताया. Sometimes this is also known as HbA2. जब HbA2 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, वहाँ पे अल्फा चेन तो वैसे ही रहता है बट बीटा चेन हट जाती है. बीटा चेन वहाँ से हट के वहाँ पे एक सेकेंड टाइप ऑफ चेन इज ज्वाइंट, दैट इज कॉल्ड डेल्टा चेन. वहाँ पे डेल्टा चेन आ जाती है, तो इट बिकम्स द अल्फा 2 एंड डेल्टा 2. देन sometimes hemoglobin joining with the glucose molecule and gives the HbA1c. That is whenever we have to see the diagnosis of diabetes, है ना, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो दैट इज ज्वाइनिंग कंबाइनिंग विद द हीमोग्लोबिन एंड गिविंग द HbA1c. इसका भी टेस्ट करते हैं हम लोग कभी कभी. एंड देन वी कैन सी द HbF हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन. एफ से मतलब यहाँ पे फीटल से है. दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉर्मली फाउंड इन फीटस, नॉर्मली फाउंड इन फीटस एंड न्यूबॉर्न बेबीज. सब में होता है, होना चाहिए. लेकिन अच्छा यहाँ पे खास बात, यहाँ पे अभी तक मैं जो बोल रहा था, HbF की जो खासियत होती है दैट इज हैविंग मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन. तो क्यों 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 वहाँ पे चाहिए हमें ऐसा हीमोग्लोबिन? बिकॉज मदर्स के ब्लड से ऑक्सीजन लेके फीटल तक पहुँचनी है, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, है ना. तो वो ऑक्सीजन को जट से खींचता है और ले लेता है और वहाँ पे सर्कुलेशन में आ जाता है. एंड यहाँ पे क्या होता है कि फीटल जो टिश्यूज़ हैं दे आर हैविंग वेरी लेस ऑक्सीजन प्रेशर, तो वहाँ पे रिलीज जल्दी हो जाता है. ठीक है, तो इसकी एफिनिटी इज़ वेरी हाई, रिलीज इतना ईजी नहीं है. बट फीटल के केस में क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. क्यों? क्योंकि फीटल में टिश्यूज़ में ऑक्सीजन लेवल वैसे ही डाउन रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इन दिस ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है. बट अगर बात करें वही, अगर सपोज यही हीमोग्लोबिन अगर एडल्ट में पाया गया, ठीक है, तो क्या होगा? दैट इज द कंडीशन. अगर HbF मिल रहा है किसी पर्सन में इन स्पाइट ऑफ HbA, यानी वहाँ पे हमें बीटा चेन की जगह क्या मिल रही है? गामा चेन. तो यहाँ पे क्या होता है? HbF इज हैविंग अल्फा 2 एंड गामा 2. यहाँ पे गामा चेन हो जाती है. सो दिस इज कॉल्ड फीटल हीमोग्लोबिन. सो दिस फीटल हीमोग्लोबिन इज हैविंग गुड एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन. अगर एडल्ट में वो हीमोग्लोबिन घूम रहा है तो वो तो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से बाइंड करता है बट वो रिलीज नहीं करेगा, तो टिश्यू विल नॉट गेट द प्रॉपर ऑक्सीजन विद दिस हीमोग्लोबिन एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट नॉर्मल, है ना. वो अच्छा नहीं है. इसलिए वो जो RBC बनेगी विद द हेल्प ऑफ दिस HbF, वो जल्दी वो एबनॉर्मल RBC होगी एंड दैट विल बी डिटेक्टेड बाय द RE सेल्स, उसको जल्दी खत्म कर देगा एंड द पर्सन विल सफर फ्रॉम अल्टीमेटली फ्रॉम द अनीमिया. होता है ऐसा. HbF इज रिप्लेस बाई HbA शॉर्टली आफ्टर बर्थ. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो HbF हट जाता है, HbA आने लगता है. ओनली फ्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ HbF आर मेड आफ्टर बर्थ. सम डिजीज सच लाइक सिकल सेल एनीमिया, aplastic anemia and leukemia have abnormal type of hemoglobin and higher amount of HbF. समझ में आया? ये एबनॉर्मल थिंग है. एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन अब हम लोग बात कर रहे हैं. क्या होता है? ड्यू टू डिफेक्टिव सिंथेसिस आइदर ऑफ हीम और ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होगा इट में अकर इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो डिफेक्ट इन द हीम पार्ट इज यूजुअली रेयर. Defects in globin chains are not infrequent. हीम पार्ट में होगा तो हीमोसाइट्रोसिस कंडीशंस जो होती हैं वो सब उसमें आ जाती हैं, है ना. और अगर ग्लोबिन पार्ट में होगा तो उस पर बन जाएगा HbS, हीमोग्लोबिन S टाइप ऑफ, जहाँ पे HbA, HbA2 एंड HbF अभी तक देखा था हमने. HbS एक नया आ गया. ये क्या है? इन दिस हीमोग्लोबिन इन द बीटा चेन, जो 146 अमाइनो एसिड वाली बीटा चेन थी उसकी बात कर रहा हूँ, है ना. सो 1 अमाइनो एसिड इज डिफरेंट. अब उसमें जो सीक्वेंस था याद रखिए 146 अमाइनो एसिड से, तो 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड था दैट इज कौन सा था? ग्लूटामिक एसिड. 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड था दैट इज रिप्लेस बाय द वैलिन. ठीक है, इन दिस HbS. अब इसका नुकसान क्या हुआ? व्हेन द HbS इज डीऑक्सीजनेटेड, the hemoglobin molecule interact to form a thread-like structure and becomes insoluble.
This leads to change in shape of RBCs which looks like sickle and are called sickle cells. तो RBC जो बाइकॉन्केव शेप था नॉर्मल, now it becomes the sickle shaped because of that replacement of that amino acid only, ध्यान रखिएगा, and cell becomes sickle shaped. सिकल शेप्ड आरबीसी को आरई सेल्स बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं और खत्म कर देती हैं. दैट्स वाई द पर्सन विल सफर फ्रॉम अनीमिया. दैट्स वाई नेम हैज बीन गिवन सिकल सेल अनीमिया. नॉर्मल आरबीसी इट कैन बी सीन, यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में, दैट इज एंड देन सिकल शेप्ड आरबीसी बिकॉज ऑफ दैट एचबीएस. थैलेसीमिया एक आता है. थैलेसीमिया में क्या होता है, जो हमारा ग्लोबिन प्रोटीन था, ठीक है, अल्फा 2 एंड बीटा 2 जो चेन बन रही थी, ठीक है. तो समटाइम्स इट मे हैपन ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रोसेस, इट मे हैपन द फॉर्मेशन ऑफ एनी चेन मे बी डिप्रेस्ड. इट मे बी अल्फा चेन डिप्रेशन और इट मे बी बीटा चेन डिप्रेशन. अगर अल्फा चेन डिप्रेशन हो रहा है तो इट इज कॉल्ड अल्फा थैलेसीमिया. इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, अल्फा थैलेसीमिया मेजर एंड अल्फा थैलेसीमिया माइनर. मेजर बहुत खतरनाक होता है, पर्सन की डेथ हो जाती है, माइनर में थोड़ा बहुत चलता रहता है. एंड देन इफ इट इज बीटा चेन डिप्रेशन इज देयर, जो बीटा ग्लोबिन चेन थी 146 अमाइनो एसिड वाली, तो बीटा थैलेसीमिया इज कॉज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन. वहाँ पे बीटा चेन का डिप्रेशन हो गया, तो वहाँ पे बीटा चेन जब थोड़ा सा कम बनने लगी तो वहाँ पे क्या होगा, अदर चेन्स बन जाती हैं, जो हमारी हमने पढ़ा था कि डेल्टा चेन, द गामा चेन ऑफ HbA2 एंड गामा चेन ऑफ HbF, वो बनने लग जाती है, ठीक है. तो बीटा चेन रिप्लेस होगी, गामा चेन लग जाएगी, डेल्टा चेन लग जाएगी, तो वो जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो नॉर्मल नहीं बनेगा, ठीक है. सो दैट्स वाई इट इज हैविंग टू टाइप्स, बीटा थैलेसीमिया मेजर एंड बीटा थैलेसीमिया माइनर. अच्छा, बीटा थैलेसीमिया मेजर इज ऑल्सो नोन एज कूलीज एनीमिया और मेडिटेरेनियन एनीमिया ड्यू टू रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज रिजल्टिंग इन एनीमिया एंड नीड फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब जब फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है बार बार तो उस पर्सन में क्या होता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है ना. एंड दिस इज ऑल्सो डेंजरस कंडीशन. तो लेकिन क्या करें, चलता है वहाँ पे, क्योंकि हमें वहाँ पे उस जो हीमोग्लोबिन है उसको पहले रिप्लेस करना होता है. अदर abnormal hemoglobins are HbC, HbE, HbI, etc. तो all these are because of डिप्रेशन ऑफ चेन. यहाँ पे एक बात समझने वाली बात यह है कि जो हमने अभी तक बात किया, अल्फा चेन, बीटा चेन, डेल्टा चेन, गामा चेन, ठीक है. तो वहाँ पे जो बीटा चेन एंड गामा चेन थी और डेल्टा चेन, वहाँ पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज 146 ओनली. लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है, द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स और द type of amino acid may be different in those chains. That's why the chain is totally different. क्योंकि प्रोटीन जो बनता है उसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस एंड अमाइनो एसिड का नंबर, और उस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ रखा है, इस पे डिपेंड करता है उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इफ द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज सेम बट द सीक्वेंस हैज बीन चेंज, द प्रोटीन नेचर विल बी totally changed. That's why the chain is different. That is बीटा चेन, गामा चेन एंड डेल्टा चेन, यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग. अब आता है कंपाउंड्स ऑफ हीमोग्लोबिन. तो हम हीमोग्लोबिन जब किसी से बाइंड करता है तो क्या बना सकता है, सबको मालूम है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. दैट इज हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन रेडिली एंड रिवर्सिबली टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. मेट हीमोग्लोबिन कब बनता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. मेट हीमोग्लोबिन, द हीमोग्लोबिन इन विच द फेरस आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक आयन इज कॉल्ड मेट हीमोग्लोबिन. ये भी डेंजरस होता है बिकॉज मेट हीमोग्लोबिन जो होता है दिस इज ऑफ नो यूज़, ध्यान रखिएगा. सो इसीलिए वहाँ पे रिवर्सिबल चेंज मेटा हीमोग्लोबिन से जब फेरिक फॉर्म होता है तो उसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे NADPH पढ़ाया था लास्ट क्लास में. इफ़ यू हैव नॉट स्टडी देन अगेन गो टू दैट क्लास एंड स्टडी दैट प्रॉपर, कि वहाँ पे मेट हीमोग्लोबिन में जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे सुपर ऑक्साइड बताया था, H2O2 बताया था, सब ध्यान रखिएगा टू सेव द लाइफ ऑफ RBC दैट इज नीडेड. अच्छा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है. This results due to combination of hemoglobin with carbon monoxide. When the carbon monoxide joins with the this hemoglobin, it becomes the carboxy hemoglobin. But this is very very dangerous because this carboxy hemoglobin is having very very good affinity with the carbon monoxide. इतना मोहब्बत होती है इसको इससे
कार्बन मोनोऑक्साइड से कि अगर इसके साथ एक बार बाइंड हो जाए तो वो ऑक्सीजन की तरफ देखता भी नहीं है ना। यानी वो अब ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा, यानी वो हीमोग्लोबिन अब हमारे लिए बेकार हो गया है। जो हीमोग्लोबिन जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के चक्कर में पड़ के बेवफा टाइप का हो गया है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है ना। सो दिस मेट हीमोग्लोबिन एंड दिस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अब वो ऑक्सीजन की तरफ देखेगा भी नहीं। सो दैट्स वाई हमने जो भी डेथ केस देखे हैं कि जहाँ पे धुआं फैल गया, अस्पताल में आग लग गई एंड द पर्सन इज डाइंग, दैट इज बिकॉज ऑफ सांस इनहेल करते 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 क्या होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड दैट पर्सन विल नॉट हैव द नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड अल्टीमेटली ही विल सफर फ्रॉम हाइपोक्सिया एंड डेथ विल बी देयर। दैट्स वाई इट इज डेंजरस। और क्या होता है, हेमिन क्रिस्टल्स बनते हैं। When the hemoglobin is boiled with the NaCl and glacial acetic acid, then the crystal will be formed that is called hemin crystal. Hemin crystals जो होते हैं for the humans that are rhombic shaped crystals. Rhombic shaped crystals होते हैं, rhombic shape जाके गूगल सर्च करिएगा क्या होता है, rhombic 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 shape। तो जो rhombic shape जो crystals बनते हैं that is specific for the humans. That's why in the FMT cases जो forensic cases होते हैं वहाँ पे अगर ह्यूमन ब्लड को देखना है कि वहाँ पे ब्लड ह्यूमन है कि नहीं है, तो वी कैन फॉर्म दिस हीमिन क्रिस्टल्स एंड वी विल आइडेंटिफाई दिस इज द ब्लड ऑफ ह्यूमन ओनली, है ना, समझ में आएगा। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, सॉरी दिस वाज द कंपाउंड्स ऑफ हीमोग्लोबिन ओनली, ऑक्सीजन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बाहीमो कंपाउंड। जो कार्बामीनो कंपाउंड जो बन रहा था दैट इज नॉट बाइंडिंग विद द हीम, दैट इज बाइंडिंग विद द ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाइंड करती है विद द ग्लोबिन एंड फॉर्मिंग द कार्बामीनो कंपाउंड्स। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व यहाँ पे अभी नहीं बताएंगे बिकॉज ये रेस्पिरेटरी वाला डिजीज जब वी विल डिस्कस अबाउट, बट थोड़ा सा यहाँ पे दिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एंड ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। So the S shape of the curve is due to the fact that hemoglobin begins to absorb oxygen rapidly when oxygen levels are between 20 to 40 mm of Hg. The Bohr effect is illustrated here by the shift of the curve to the right as per pH decreases. वहाँ पे pH, 2-3 dpg level, temperature, all things are decided with the this oxygen dissociation, ठीक है। दैट विल डिस्कस इन द रेस्पिरेटरी चैप्टर, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हीमोग्लोबिन। सो दिस वाज द डिसोसिएशन कर्व, एस शेप्ड है यहाँ पे, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट दिखा रहा है, ठीक है। राइट शिफ्ट में होगा तो डिक्रीज एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन एंड इफ इट इज लेफ्ट शिफ्ट दैट मीन्स इट इज हैविंग इंक्रीज एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन बहुत ईजी है, अब तक समझ में आ ही गया होगा। व्हेन देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इन alveoli, hemoglobin combines with the oxygen to form oxyhemoglobin. When the blood reaches the tissues which have a low concentration of oxygen, the hemoglobin dissociates with the oxygen and the oxygen is released into the body tissues. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर दिया। एंड hemoglobin is a buffer because globin protein है, तो globin protein proteins are easily can take up the hydrogen ions and then release the hydrogen ions. They are the good buffers. Hemoglobin is a carrier of oxygen and carbon dioxide. Binding of oxygen is cooperative and this is already we have discussed. Fate of hemoglobin, because we are talking about hemoglobin, so this is hemoglobin. Once it is ruptured, what will happen? This will take up in the next class. This is just a blink of that fate of hemoglobin. ये इतना अच्छा स्लाइड भी नहीं है मेरे ख्याल में, इसमें पूरा डिस्कस भी नहीं हुआ है, बट यहाँ पे नाम ले लेते हैं क्योंकि आगे जाके इसका काम आएगा। सो कंक्लूजन, to conclude, hemoglobin is the most important component of red cells and hence it is also called as respiratory pigment as it provides the transportation of oxygen, carbon dioxide and other metabolic products throughout the body by blood. ये था हमारा आज का chapter and references that from which books we have taken the total points of the lecture, ठीक है। कुछ नेट से मारा है, कुछ यहाँ से मारा है एंड कुछ अपने स्टूडेंट्स की हेल्प टू मेक दीज स्लाइड्स।
and then, so do you have any question? So you can write in the comment box or directly WhatsApp to me. Next session we will have फॉर्मेशन एंड फिट ऑफ इराइथ्रोसाइट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा एवरी अल्टरनेट ईयर्स. थैंक यू. टिल देन, stay safe, stay healthy and keep studying.